Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, सभी TGT PGT एस्पायरेंट्स के लिए बड़े ही प्यारा सेशन चल रहा है। जॉन मिल्टन का ये 8वां वीडियो है, जिसमें आज हम अरियोपैगेटिका के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जिसमें लिसिडस कवर कर चुके हैं, हम पैराडाई लॉस्ट कवर कर चुके हैं, पैराडाई रीगेन कवर कर चुके हैं और साथियों मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री से संबंधित पार्ट भी कवर कर चुके हैं। बस पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ख़ास तौर से TGT एस्पायरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे साथियों लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं आज का ग्रेट सेशन। साथ ही आपसे आग्रह है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे ये पता होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। खुद को जाँच करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरियोपैगेटिका वाज पब्लिश्ड इन, किस सन में पब्लिश हुआ था? चारों उत्तर में से आपको सही आंसर देना है। ये इंग्लैंड में जब सेंसरशिप लॉज चल रहा था, जब इंग्लैंड में सेंसरशिप लॉ चल रहा था, ये इसकी शुरुआत हुई थी, तभी उसी समय मिल्टन ने इसको पब्लिश कराया था। कब कराया था? तो ये बात है 1644 की, 1644 की उस समय की बात है। तो ये पब्लिश कब हुआ था? ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा 1644। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। अरियोपैगेटिका इज रिटन बाय, ये तो आप अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिल्टन साहब का सबसे फेमस प्रोज वर्क है। देखिए इसकी खासियत है, ये क्या है? सबसे फेमस प्रोज वर्क है, फेमस प्रोज वर्क है। अब ये किससे संबंधित है ये भी समझ लिए। अगर इतना समझा तो ये भी समझ लिए। ये संबंधित है मेरे साथियों फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्योंकि सेंसरशिप लॉ जो उस समय चल रहा था, तो उसमें प्रेस पर पाबंदी लगा दी थी और जब तक कहा था कि जब तक वहाँ से पास नहीं होगी कोई भी चीज़ तो वो पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसी वेज से उन्होंने जो है ये लिखा था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, और ये सबसे फेमस इनका प्रोज वर्क है। तो किसका है ये? जॉन मिल्टन साहब का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये हम बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी जिन साथियों ने मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। ये भी एडवांस नॉलेज है, फेमस प्रोज वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरियोपैगेटिका इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अरियोपैगेटिका को सबसे अच्छी तरह से कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो ये क्या है? एक तरह की स्पीच है, एक पम्पलेट है जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया है। इसको है ये पार्लियामेंट को एड्रेस्ड टू पार्लियामेंट और ये एड्रेस टू पार्लियामेंट है, अर्थात ये पॉलिटिकल पम्पलेट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। तो सही से डिस्क्रिप्शन का दिया जाए तो पॉलिटिकल पम्पलेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन थीम ऑफ अरियोपैगेटिका, अरियोपैगेटिका की मेन थीम क्या है? तो इसमें मिल्टन ने जो है अपोजिशन किया है। किसका अपोजिशन किया है?
अपोज किया है। किसका अपोज किया है? इसमें लाइसेंस का अपोज किया है। किसका किया है? लाइसेंसिंग अर्थात सेंसरशिप का अपोज किया है। तो इसमें कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसकी मेन थीम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि लाइसेंस सेंसरशिप उसमें चल रहा था, तो इस पर उन्होंने विरोध करके लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। मेरे साथियों, साथ ही साथ एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अरियोपैगेटिका वाज रिटन अगेंस्ट, किसके विरुद्ध लिखा गया था? तो इसमें से सभी में से आंसर आप करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो इसको जो है लाभ को लिए पब्लिश होने से पहले अप्रूव मांगना था। तो इन्होंने क्या किया? लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट इस चीज़ के लिए लिखा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे साथियों, जो कि लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 में आया था। तभी इसी के अपोजिट इन्होंने ये लिख करके पम्फलेट छपवाया था। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, उनके लिए सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 नंबर है अरियोपैगेटिका एड्रेस टू, किसके लिए सीधा सीधा एड्रेस किया गया है? तो पीछे बात कर चुके हैं कि अरियोपैगेटिका लाइसेंसिंग के अपोजिट है, तो सीधा सीधा पार्लियामेंट को एड्रेस किया गया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट। ठीक, जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है क्वेश्चन नंबर 6 का, उनका आंसर करेक्ट है। द टाइटल अरियोपैगेटिका रेफर्स टू, ये टाइटल है अरियोपैगेटिका किसके लिए रेफर्स करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो इसका आंसर आप दीजिए, तब तक हम बात करते हैं। एथेंस की एक काउंसिल है मेरे साथियों, ये क्या है? एथेंस, ये क्या है? काउंसिल है। इसका एथेंस की काउंसिल का ये नेम है, नाम है, मतलब है नेम ऑफ एथेंस काउंसिल, ऐसे समझ सकते हैं। तो उसी पर यहाँ से फ्री स्पीच होती है। यहाँ से क्या होता है? फ्री स्पीच होती है, फ्री स्पीच। तो ये उसी से संबंधित है मेरे साथियों। ग्रीक काउंसिल या अरियोपैगस इसे ग्रीक भाषा में कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, ये ग्रीक काउंसिल को रेफर करता है। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। मिल्टन बिलीव ट्रुथ, मिल्टन विश्वास करते हैं कि सत्य आखिर है क्या? तो मिल्टन का जो फेमस आइडिया था ट्रुथ और फॉल्सहुड को फाइट करने दो, मतलब वो कहते थे, उनका विचार था कि सच्चाई ट्रुथ और दूसरी चीज़ है फॉल्सहुड, मतलब झुठलाना, झूठापन, इन सब का क्या होने दो? फाइट होने दो उनकी। जब इनकी फाइट होगी तभी एक चीज़ सत्यता की विजय होगी, तभी मालूम पड़ेगा कि झूठे में दम है या सत्य में दम है। तो इसमें हम कहेंगे विल प्रिवेल इन फ्री डिबेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विल प्रिवेल इन फ्री डिबेट। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट। मिल्टन कंपेयर्स बुक्स टू, मिल्टन किताबों को किससे कंपेयर करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो बुक्स केवल वास्तव में उन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है? देखिए उनका जो पोएट्री है, लिखा है उन्होंने बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड। उन्होंने लिखा है थिंग्स, उन्होंने लिखा है कि बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स। जो किताबें होती हैं मेरे साथियों, मेरे मित्रों, उनका विचार है कि पूरी तरह से डेड थिंग्स नहीं होती हैं, मृतक प्राणियों की तरह नहीं होती हैं। उन्हें क्या जानना चाहिए? उन्हें लिविंग सोल जानना चाहिए। दे आर क्या है? लिविंग सोल है, लिविंग सोल है, जीवंत आत्मा है वो। उन्होंने, उनका विचार था, मतलब बुक्स क्या हैं? लिविंग बीइंग से उन्होंने कंपेरिजन किया है कि किताबें
मृतक वस्तुएं नहीं है बल्कि लिविंग बींग्स हैं, जीवित प्राणी के समान कार्य करते हैं। तो बहुत ही अच्छी तुलना है, क्योंकि किताबें सब कुछ बोलती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, वेनिंग बुक्स, मिल्टन के अनुसार किताबों का बैन करने का मतलब क्या है? मिल्टन के अनुसार किताबों का बैन करने का मतलब बहुत उन्होंने सीधा स्पष्ट दिया है कि नॉलेज को क्या किया गया है और आइडियाज़ का क्या करना है। नॉलेज और जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उनको क्या करना है, उनको ब्रेक करना है, मतलब अवरोधन पैदा करना है। यदि किताब पर बैन लगाने का मतलब है कि मनुष्य की, व्यक्ति की, जिनके अच्छे विचार हैं, अच्छे समाज तक चीज़ें पहुंचाते हैं, तो उनकी नॉलेज को, उनके आइडियाज़ को क्या करना, ब्रेक करना, रोकना, ग्रोथ को कम करना है। अगर ऐसा किया जाता है बैन करने से, तो ग्रोथ रुक जाती है आइडियल्स की, और मतलब डेस्ट्रॉयज नॉलेज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बैनिंग बुक्स का मतलब डेस्ट्रॉयज ऑफ नॉलेज। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। मिल्टन आर्ग्यूज दैट रीडिंग बैड बुक्स, मिल्टन ने तर्क किया है कि खराब किताबें पढ़ने का मतलब, कहा गया है कि एक्सपीरियंस से मॉरल अंडरस्टैंडिंग आती है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो मॉरल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो हमारे लिए अच्छी और बुराई के लिए ये हेल्प करती है। कहा हेल्प अंडरस्टैंड गुड एंड इविल। उन्होंने तर्क दिया है कि रीडिंग बैड बुक, देखिए अच्छा तर्क है कि गलत किताबों का पढ़ने का मतलब क्या है, हेल्प्स, वो सहायता करती हैं अंडरस्टैंड, समझने को, गुड एंड इविल। मतलब खराब किताबें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी किताबों का हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये भी कहा गया। देखिए ये भी पॉजिटिव सोच है कि अगर हम गलत चीज़ों का संपर्क में नहीं रहेंगे कभी भी, तो अच्छी चीज़ों का हम सही से कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो बैड बुक्स का रीडिंग का उनका तर्क था कि हेल्प्स अंडरस्टैंड, वो सहायता करती है, गुड एंड इविल, अच्छाई में और बुराई में वो सहायता करती हैं, उसको फाइंड आउट करने में, समझने में सहायता करती हैं। तो गुड बुक्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन बैड बुक्स भी अगर पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी कि वास्तव में ये किताब खराब थी, इसको नहीं पढ़ना चाहिए था, इसको पढ़ना चाहिए। तभी तो कह सकते हैं हम, जब वो पढ़ेंगे तब। अगला है मिल्टन सपोर्टेड, मिल्टन किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं कि साहब ये ज़माना है वो किसका है, फ्री स्पीच का है। फ्री स्पीच को सपोर्ट करते हैं कि फ्री स्पीच जो होनी चाहिए उसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ये मॉडर्न है, फ्री स्पीच का रेश होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था कि मनुष्य को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री इन्फ्लुएंस मिल्टन्स आइडिया, कौन सा देश मिल्टन के विचारों से प्रभावित हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव हुआ था ग्रीक डेमोक्रेसी और फ्री डिबेट। ग्रीक डेमोक्रेसी, ये सबसे अधिक प्रभावित हुआ था ग्रीक। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी करेक्ट होगा, ग्रीक। कहें तो एथेंस, आप उस बात को समझ सकते हैं। ठीक, ग्रीस से जाता है, तो ग्रीक डेमोक्रेसी या ग्रीस से कहिए ना। ठीक, तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। मिल्टन कहाँ के थे वैसे? इंग्लैंड के थे, लेकिन ग्रीक एथेंस है वो ज़्यादा इनके विचारों पर प्रभावित हुआ था। अरियोपैजिटिका इज रिटन इन, कैसी भाषा में लिखा गया है अरियोपैजिटिका? तो अभी हम बता चुके हैं कि जो है ये क्या है, उनका फेमस प्रोज वर्क है, फेमस प्रोज वर्क है, और ये ऐसे फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा,
ये फेमस पूर्ववर्त है और ऐसे फॉर्म में लिखा गया निबंध के रूप में। सी इज राइट ऑप्शन। जिन साथियों ने ऑप्शन सी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मिल्टन्स टून इन अरियोपैजिटिका इज। टून क्या है इसमें? तो टून अरियोपैजिटिका मिल्टन ने जो अपनाई है लॉजिकल आर्गूमेंट। क्या दिया उन्होंने? लॉजिकल आर्गूमेंट्स के द्वारा पार्लियामेंट को कन्विंस किया गया। किसको कन्विंस किया? पार्लियामेंट को कन्विंस किया है। तो देखिए इसमें आर्गुमेंटेटिव उन्होंने टून का यूज किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अपना तर्क दिया है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। यदि आप बैन लगा देंगे, यदि आप हर चीज़ के लिए कहेंगे कि नहीं ऐसा है तभी आप करेंगे, तो लोगों की जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो रुक जाएंगे और साहित्य तो बहुत पीछे हो जाएगा। जिस देश में साहित्य की कमी होती है वह देश पीछे होता चला जाता है। तो आर्गुमेंटेटिव उसका सी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन सेज लाइसेंसिंग इज। मिल्टन का कहना है कि लाइसेंसिंग क्या है? उनका कहना था कि इसे फ्रीडम के खिलाफ मानते थे। मतलब क्या मानते थे? फ्रीडम के खिलाफ मानते थे, फ्रीडम के अपोजिट मानते थे। इसका मतलब बेकार मानते थे, यूजलेस मानते थे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यूजलेस एंड हार्मफुल। मतलब फ्रीडम के प्रति यूजलेस है, हार्मफुल है, इससे नुकसान ही नुकसान है। तो जिन साथियों ने बी ऑप्शन मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। अगला है, अरियोपैजिटिका प्रमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट्स करती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो अरियोपैजिटिका हम कई बार बात कर चुके हैं, जो फ्री डिस्कशन के लिए बढ़ावा देती है। मतलब तो ग्रो करती है, ग्रो नॉलेज। ऑप्शन इसमें अगर आपने छांट लिया होगा सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नॉलेज एंड ट्रुथ। ज्ञान और सच्चाई के लिए प्रमोट करती है अरियोपैजिटिका। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है, वो बधाई के पात्र हैं। मित्रों मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आएगी। बस कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। वीडियो देखते रहिए, जहाँ से भी मिले वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही देखिए, जहाँ भी आपको लाभ दिखे। अगर यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ देखिए, जहाँ आपकी मन करे मेहनत करिए। बस हमारा काम है कि आपकी मदद करना, कैसे ही कर सकते हैं। मिल्टन बिलीव अ वर्चुअस पर्सन। मिल्टन एक वर्चुअस पर्सन में बिलीव करते हैं। किसमें करते हैं? मॉरल स्ट्रेंथ जब आती है जब इंसान क्या करे? चॉइस करे। मतलब चॉइस क्या हमें प्रदान करती है? मॉरल स्ट्रेंथ। तो मॉरल स्ट्रेंथ कब आती है? जब हम चॉइस करेंगे किसी चीज़ की। केवल सब चीज़ जो हमारे सामने आ जाए उसे हम लेते रहेंगे, जब तक चॉइस नहीं करेंगे तो मॉरल स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो इसका इस तरह से आंसर हमारा बी होगा, नोज बोथ गुड एंड एविल। नोज जानिए बोथ दोनों को, गुड एंड एविल। केवल आप अच्छाई पहचानते हैं, बुराई का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप सही विश्लेषण नहीं कर सकते। तो उनका विश्वास था वर्चुअस पर्सन कौन है? जो अच्छाई को भी जाने और बुराई को भी पहचाने, वही वास्तव में वर्चुअस पर्सन माना जाता है। ये उनका ऐसा विश्वास था। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, टेक्निकल
थोड़ा सा कमी आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मेरे साथियों। एरोपैजेटिक का इन्फ्लुएंस, एरोपैजेटिक का प्रभावित करती है, किस चीज़ को प्रभावित करती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के आइडिया इसी से आए थे। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस के आइडिया किससे आए थे? इसी से आए थे। तो मॉडर्न फ्रीडम लॉज, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। मॉडर्न फ्रीडम आइडियाज़ को, लॉज को ये जो है इन्फ्लुएंस किया था इसने। तो ऑप्शन बी जिन साथियों ने मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। अब आपकी बारी, आपको लिखना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। आपको लिखना है कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक हैं, आपको ईमानदारी से बताना है, ठीक। द स्टाइल ऑफ एरियोपैजेटिका इज सिंपल, ऑर्नेट एंड क्लासिकल, इनफॉर्मल, कॉमिक। 20 का आंसर आपको देना है। तो इसकी स्टाइल जो है लैटिन इन्फ्लुएंस्ड है और क्लासिकल है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा साथियों, ऑर्नेट एंड क्लासिकल। इसकी जो स्टाइल है ऑर्नेट एंड क्लासिकल। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया उनका उत्तर पूरी तरह से करेक्ट है। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आप तक ज़रूर पहुँचेगा मेरे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।